दिमाग में आ जाने चाहिए थे अभी तक, है ना। जैसे हम जिन चीज़ों को मैंने छोटा छोटा आपको हिंट दिया, 1 मिनट में बनाओ, 1 मिनट में बनाओ अपने तो बैंक में गए, बैंक को बोला कि सर मेरे को एक मशीनरी लेके आनी है, मेरे को एक 10 लाख रुपए की, सर मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं टाइलें बना दूंगा, मैं ये फैक्ट्री बनाऊंगा ना। तो वो सबसे पहले आपसे कोटेशन मांगेंगे। कोटेशन का मतलब आप कहाँ से लाओगे, कितने रुपए की है वो। आप तो बाजार में पूछ के आ गए, उसने मुँह जबानी बोल दिया, लेकिन वही चीज़ आपको लिखित में दे देगा ना। वो बिल नहीं होता वो, लेकिन कोटेशन होती है, उसका फर्म का नाम आएगा, जीएसटी नंबर आएगा, सब कुछ आएगा। बस वो उस चीज़ का नाम लिख देगा कि एसी है, 1 लाख रुपए का है, वो आपको अपना फाड़ के दे देगा पेज, वो कोटेशन है। समझ गए? सर फाइनेंशियल वर्ष को तोड़कर 6 महीने में कैसे बनाएं? आप एक दिन का बना लो। फाइनेंशियल ईयर है जो ईयर तो ईयर का ही रहेगा। देखो साल तो होता है 365 दिन का, है ना। 1 अप्रैल से चालू होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। लेकिन कब कहीं पे क्वार्टरली स्टेट, आपने देखा होगा ये कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, है ना, तो उनके क्या उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अखबारों में देना है। आप अखबार तो पता नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर आता है तिमाही के नतीजे ऐसे करके ना। तो वो 3-3 महीने में क्वार्टरली उनके प्रॉफिट एंड लॉस काउंट आता है, उसको पढ़ो, देखो क्या है वो, क्या चीज़ है। मतलब जिस लाइन में जा ही रहे हैं तो उस चीज़ का अपने को जितना डीपली हो जाए बेस्ट है ना, कि उसके अंदर ये क्या लिखा है, उसने कब प्रॉफिट आया, क्या रेवेन्यू है, कितने खर्चे हैं, कब ले रहा है वो। आप लिखते हो ना ऊपर फॉर दी पीरियड एंडेड 31 मार्च 2022, तो वो फॉर दी पीरियड एंडेड 30/6 को भी ले लेगा। आज की खबर पढ़ के देख लेना, उसके किसी ना किसी पेज पे आपको कोई बैलेंस शीट मिल जाएगी वहाँ पे, है ना। तो वो जिस पीरियड का है, वो ईयर तो साल का हो गया, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, है ना, एनुअली, मंथली, तो जितना वो स्टेटमेंट चाहिए बैंक को। अब बैंक से आप लोन लेने जाओगे तो वो क्या देखता है भाई, ये बंदे की सेल वगैरह कितनी हो रही है ना। तो वो आपसे क्या मांगेगा, पिछले 2 सालों की बैलेंस शीट मांगेगा, और क्या मांगेगा, अगले 2 सालों की बैलेंस शीट मांगेगा। आपने आज तक क्या किया और आज तक आप क्या करने वाले हो आगे। लेकिन आज तो साल ना तो ख़त्म हुआ है, ना आधा अधूरा साल जो होता है ना अपना, उसकी भी आपसे बैलेंस शीट मांग लेता है। वो लास्ट क्वार्टर कौन सा ख़त्म हुआ है अभी अपना, कोई बता सके तो। लास्ट क्वार्टर अभी कौन सा ख़त्म हुआ है, किसी को नहीं पता। साल के 4 हिस्से करोगे तो क्वार्टर, हाफ ईयरली 2 हिस्से करो तो हाफ ईयरली, 4 हिस्से करोगे तो 1 अप्रैल से स्टार्ट करो। कौन सा चला है, कौन सा क्वार्टर स्टार्ट? अप्रैल, मई, जून, 1 क्वार्टर हो गया। क्वार्टर वहाँ मत पहुँच जाना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो खत्म हुआ नहीं अभी। तो वो बोलते हैं आपके लास्ट क्वार्टर तक की बैलेंस शीट भी हमें दो, 30/9 तक की, आज तक आपने क्या किया है ना। तो इस तरह से वो टुकड़ों में बांट लेते हैं स्टेटमेंट्स को। वो जरूरी नहीं है कि साल की हो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बनती साल बाद ही है, लेकिन हमें पहले भी देनी पड़ सकती है। एनीवन एल्स? स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर, स्प्लिट का मतलब आपको ध्यान है? हाँ, तो वो पहले उसको अगर आप थोड़ा सा गूगल करोगे ना तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्प्लिट होता है टुकड़ों में बांटना या अलग कर देना उसको, है ना। जैसे मान लो ऐसे भी कर सकते हो। स्प्लिट का मतलब अलग चीज़ है वैसे, अगर आप टैली इसमें काम करो ना। जैसे मान लो किसी पार्टी का हम 2017 से काम कर रहे हैं, तो उसका क्या होता है ना, कंटिन्यू में चलता रहता है। वो 17 के बाद साल खत्म हो गया, 18, फिर 18, 19, उसी के अंदर एक ही कंपनी में चलता रहता है। स्प्लिट कर देंगे ना, जैसे मान लो आज मैं 2031 मार्च तक तो मैंने 4 साल काम कर लिया, उसके बाद मैं स्प्लिट करूंगा ना उसको, तो वो एक नई अलग से मतलब कंपनी बन जाएगी। डाटा सारा उठा लेगा वो, ओपनिंग वगैरह, लेकिन उसका पुराना वहाँ पे मतलब डेटा नहीं देगा वो आपको। उस साल से नया साल मतलब आपका एक बन जाएगा वो ना। स्प्लिट हो गया वो। कई चीज़ें स्प्लिट नहीं करते, हम अलग कर देते हैं, उसको हटा देते ऐसे करके। ITR कैसे भरते हैं, भरवाएंगे ITR भी, बता देंगे। ITR ये बताना चाहिए। हाँ, ITR तो बिल्कुल लास्ट में जाके, जैसे मान लो आपने सब कुछ करना है, हम तो कुछ नहीं करते। अकाउंटेंट ही देके, अकाउंटेंट ने हमें बैलेंस शीट बना के दे दी, उसी की तो हम ITR भरते हैं। हम कौन सा जाके वहाँ पे एंट्रियाँ करेंगे सेठों की। अकाउंटेंट ने कह दिया सर इनकी इतनी सेल है, इतनी परचेज है, इतना प्रॉफिट है, वो हम इनकम टैक्स को बता देंगे। हमारा तो कोई काम ही नहीं है, हम तो क्लर्क हैं। मेन तो आप हो, जो भी हो। GST की रिटर्न कैसे भरते हैं सर, वो तो आप अकाउंटेंट आप बना के दोगे ना हमें, हमने तो सिर्फ भरनी है, सरकार को बताना भी इसकी इतनी सेल है। TDS कैसे भरते हैं, TDS तो आप ही किसी क्लाइंट का कितना काटना है, कब काटना है बता के हमें दोगे, हमने भरना है ना। PF किसका काटना है, प्रोविडेंट फंड सुना है, PF, ESI, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं। जैसे GST जिसको नहीं लेना उसके लिए अलग से होती है रजिस्ट्रेशन, वो ले सकते हैं। तो आपके ऊपर ही है सारा कुछ, जो भी आपने जो कर दिया वो फाइनल है। तो इतना मतलब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, इतनी आपकी होती है ना। तो ITR भरनी हम देखेंगे सारी, कितने तरह की रिटर्न होती है, किसको कौन सी रिटर्न भरनी है, कब भरनी है, प्लेंटी लगती है नहीं लगती है ना, कौन भर सकता है, CA भर सकता है कि आप खुद भी भर सकते हो। हाँ, लेकिन खुद जो सेक्शन अलग अलग हो गया तो फिर नोटिस बहुत आते हैं ऊपर से, है ना। तो जो जानकारी होगी वही बात है। इंजेक्शन तो आप खुद भी
है ना, घुसोड़ सकते हो, लगा सकते हो, लेकिन वो कैसे कौन सी उसमें लगानी है, क्या लगाना है, वो डॉक्टर को पता होता है, उसने पढ़ाई करी होती है ना, गोली भी, वो सब चीज़ें मतलब। अब वो डॉक्टर है कि वो अपने यहाँ पे भी बैठे होते हैं, गांव में भी होते हैं, झोला लेके बैठे होते हैं, जो उनसे भी दवाई ले सकते हो आप और इधर से भी ले सकते हो ना। वो चीज़ें कुछ अपने ऊपर डिपेंड करती है हमने किस डॉक्टर से दवाई लेनी है। हम मेडिकल पे जाके भाई साहब यार सिर दुख रहा है दवाई देना, वो खुद ले ली, तो वो भी ITR हमने खुद भर ली, है ना, लेकिन उसके प्लस माइनस हमें पता होना चाहिए, ये बात है। और पूछे जल्दी पूछो प्रत्येक कैंडिडेट, बारी जिसकी आएगी रोक बंद करोगे तो नहीं आएगी कुछ भी। जैसे सर GST की एक फिक्स रेट होती है 5% 12%, ऐसी TDS की भी फिक्स रेट होती है? बिल्कुल होती है, अलग अलग चीज़ पे TDS कटता है। TDS होता क्या है, TDS कब कटना चाहिए, किसको TDS काटना चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। ये थोड़ा सा वो हो गया डिटेल में, अलग अलग होता है। जैसे मोस्टली तो 10% हो गया, किसी का 2% कटता है, किसी का 1% कटता है, किसी का 5% कटता है, अलग अलग होता है। कमीशन पे FD का ब्याज होता है 10% कटता है ना। जो आप पैन कार्ड नहीं दोगे उसको बैंक को, तो वो 20% काटेगा और वो वापस भी नहीं आएगा, रिफंड भी नहीं होगा। TDS रिफंड भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं ना। अभी कई बच्चों को तो TDS का नहीं पता, तो फिर ज़्यादा डिटेल अगर अपने डिस्कस करेंगे ना, उनको नहीं पता, आप कोई बात नहीं, सबको फायदा मिलेगा। हाँ। देख रिव्यू आप तो ना जैसे जो टॉपिक नोट कर लो ना आप, कि भाई TDS, जैसे इन्होंने इनकम टैक्स बताया, और जो भी चीज़ है GST के रिटर्न है, वो अपने डिटेल में एक टॉपिक को उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई बेसिक क्वेश्चन है ना, जैसे आपका कि सर अकाउंटेंट नहीं बना तो ये है वो है, भविष्य एक नहीं है सर, मैं इसमें लगा रहा हूँ क्या, कितना टाइम में कामयाब हो जाता है, क्या करना चाहता है। स्वास्थ्य साढ़े से प्रश्न करते हैं कई बार बच्चे कि मैं नौकरी कितने दिन में लग जाऊंगा सर। 4 मारे पटेट वो कहता जी नौकरी लगना तो मजाक थोड़ी है। ऐसे चल रहे थे, पढ़ा रहे थे सर, उसने कहा आके कह दिया सर मैं नौकरी कितने दिन में लग जाऊंगा। तो फिर ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बताओ उठाओ, अरे कोई भी क्वेश्चन उठा लो। नहीं तो सर उठा लेंगे आप। हाँ मैं उठाऊंगा इसे, इनको पता है कल पढ़े सबके। सर काउंटिंग करने वाले LLB कर सकते हैं? LLB सर ग्रेजुएशन के बाद कभी भी कर सकते हो, अगर मान लो आपकी BA BCom कुछ भी की हुई है ना। अब मैंने CA के साथ में BCom कर ली, MCom कर ली, MA इकोनॉमिक्स अभी करी है ना, और पता भी नहीं लगता। वैसे मैंने बता ही दिया हाँ का एजुकेशन सिस्टम का, लेकिन फिर भी डिग्री तो डिग्री है ना सर। हाँ, तो साथ साथ में पढ़ाई तो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में मैंने अभी एक एग्ज़ाम और देना है, सर्वेयर एंड लॉस असेसर होता है एक, कि किसी कंपनी में कोई नुकसान हो गया, आग लगी, तो उसका सर्वे करना होता है ना, कि अपने को भी कितना नुकसान हुआ। जो हम रिपोर्ट बना देते हैं ना सर्वेयर, उतना उसको बीमा मिल जाता है क्लेम। तो वो कोर्स अभी चल रहा है, मेरा एग्ज़ाम है अभी 1 महीने 2 महीने में सर्वेयर का। और उसके बाद में रजिस्टर्ड वैल्यूअर होता है, किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी या किसी शेयरों की वैल्यू निकालनी, वो कोर्स का चल रहा है। तो पढ़ाई तो साथ में निरंतर चलती रहनी चाहिए। अब मेरे को क्या लेना देना था, मैंने MA इकोनॉमिक्स में किया, कुछ तो पुरानी चीज़ें ताज़ा हुई हैं, कुछ डिग्री ऐड हुई है ना उसके साथ में। मैंने आपको बताऊँ RSCET मैंने की थी अभी साल के पहले, तो सर से वैसे मैंने मार्गदर्शन लिया था, लेकिन सर के पास मैं नहीं आया था, तो भरा फॉर्म किया। और जैसे मान लो जो भी था, हमारे रामसिंहपुर का लड़का एक, तो मेरे 88% आए थे। एक दिन भी नहीं पढ़े थे, मतलब क्योंकि पता है अपने को कि ये चीज़ कर लेंगे क्रैक और है। पर आपको ऐसे तो नहीं करना कि आपको नहीं पढ़ना, आपको